जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 11 फरवरी शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 3 महीने और 24 दिन ही बाकी है। मुद्दा है कल गुरुवार और आज शुक्रवार करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। मेन चीज़ थी ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अलावा पॉलिटी एथिक्स में भी थोड़े थोड़े समाचार थे, वो भी देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर द आरबीआई एक्ट देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई की साइड से 3 लोग होते हैं, ये ब्लू कलर में नाम लिखे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोग होते हैं, उनके ऑरेंज कलर में नाम लिखे। हर 2-2 महीने पर ये लोग मीटिंग में बैठते, इसलिए बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। तो ऐसी फरवरी में मीटिंग हुई, क्या अपडेट आया, उसके बाद वापस आएगी अप्रैल में, क्या अपडेट वो बाद में देखेंगे। हाँ, तो फरवरी में ये जो मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट, ऑन टैप लोन्स में क्या बोला गया, रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट वाली चीज़ क्या है, सीआरआर और ये असीसो फैसिलिटी क्या है, टीआरईडीएस और उसमें ये नाच प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करने की क्या बात, ई रूपी के लिमिट्स को चेंज किया गया, वीआरआर रूट फॉर एफपीआई उसमें कुछ सुधार किए गए। सो वन बाय वन वी विल सी दिस। हमें ये याद रखना है कि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ये जो कमिटी है 6 मेंबर्स वाली, वो सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करती है और वो कि रेपो क्या है। रेपो रेट के अलावा जितने ये सब चीज़ें सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर अकेले डिसाइड करते हैं। ओनली रेपो रेट डिसाइडेड बाय कमिटी, एवरीथिंग एल्स इज डिसाइडेड बाय आरबीआई गवर्नर अलोन। ऐसा क्यों है? क्योंकि कानून के हिसाब से कमिटी का एक ही काम है रेपो रेट चेंज करना, बाकी सब तो गवर्नर का काम है। अब यहाँ पर आरबीआई की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई को उसने बढ़ने से रोकना है। इन्फ्लेशन को 2 to 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रेंज में उसे कंट्रोल में रखना है। ये 2 to 6% का मतलब क्या है? पिछले साल अगर कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, तो इस साल वो 102 से 106 की रेंज में उसका भाव होना चाहिए। उससे सस्ता भी नहीं और उससे महंगा भी नहीं, वो उसकी प्रायोरिटी होती है। अब इसके लिए वो क्या करे? मान लीजिए इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है कि 4%, 5%, 7%, 10% महंगाई बढ़ना शुरू हो जाए, तब क्या करना होगा? आरबीआई ने लोन महंगे करने होंगे, जिसके लिए वो रेपो रेट चेंज कर देगा, सीआरआर एसएलआर वगैरह में कुछ करे, जिसके चलते अपने आप लोन महंगे हो गए, लोग शॉपिंग कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, लोग चीज़ कम खरीदेंगे तो शॉपकीपर फिर दाम थोड़े सस्ते करेंगे ग्राहक को लुभाने के लिए, तो इन्फ्लेशन वापस काबू में आ जाए, महंगाई नियंत्रण में आ जाए। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या हॉकिश टाइट डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। अब फेलियर कब माना जाएगा? मगर मान लीजिए कि ये इन्फ्लेशन 2 to 6% की रेंज से बाहर रहे कंटिन्यूसली फॉर 9 मंथ्स, या ये कहे कि 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए इस रेंज से बाहर रहे, तो हम कहते हैं कि आरबीआई इस काम में विफल रही। ये उनका काम है। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? जब इन्फ्लेशन इस रेंज में काबू में हो, तो सेकंड प्रायोरिटी होती है आरबीआई की कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जाए, जॉब्स क्रिएट किए जाए, इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अगर ज़्यादा लोगों को नौकरियां दिलवानी है तो लोन सस्ते कर दो। इफ़ यू मेक द लोन्स चीप, उसके लिए रेपो रेट कम कर दो, सीआरआर एसएलआर वगैरह में सुधार करो, तो अपने आप सस्ते लोन से लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, तो कार, बंगला, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर जगह जॉब क्रिएट होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। दैट विल वर्क। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या डॉविश इजी चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। आगे हमको समझना है रेपो रेट और उसमें क्या सुधार हुए, लेकिन उससे पहले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी चीज़ है, क्या समझ लेते हैं। वैसे जो लोग कई सालों से इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको जानने के लिए देख लेते हैं। देखिए, हमेशा सरकार को टैक्स कलेक्शन में या फिर ये रेलवे और पोस्ट के टिकट जो बेच रहा है, उसमें जो इनकम होती है वो मामूली होती है। उसके सामने गरीब कल्याण योजना जो चलानी है, ढेर सारा पैसा चाहिए। इसलिए सरकार ने हमेशा पैसा कर्ज में लेना पड़ता है। वो कर्ज में पैसा लेता है, इसका मतलब क्या? वो बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे। मतलब उसमें लिखा हो कि 100 करोड़ रुपीज़ हमको चाहिए, 8% ब्याज देंगे, कोई हमको लोन में पैसा दे दो। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, सरकारी प्रतिभूतियां। इसको कौन बेचेगा? तो जवाब है आरबीआई पब्लिक डेट मैनेजर के रूप में इस चीज़ को बेचेगा ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। फिर अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर, प्राइमरी डीलर, बैंकर्स उसे खरीदेंगे। मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर 10 करोड़ की, 10 करोड़ की तो नहीं खरीदेगा रिटेल इन्वेस्टर, प्राइमरी डीलर या बड़ा खिलाड़ी होगा। बैंकर कोई खरीद ले 20 करोड़ की, तो ये सब लोग खरीदते हैं। मतलब वो सरकार को लोन में पैसा दे रहे हैं और उनको 8% ब्याज मिलने वाला है। अब यहाँ पर कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक गई? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ की बिक गई। मतलब तो यानी 70 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अभी तक किसी ने खरीदी नहीं। तो ऐसी जो अनसोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो रिजर्व बैंक खुद खरीद लेगा और सामने सरकार को पैसा दे देगा। यानी फिर उस केस में सरकार
आरबीआई को ब्याज में पैसा देगी। मान लीजिए आरबीआई के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगी, आरबीआई पैसा प्रिंट करेगी और सरकार को दे देगी। ज़रूरत हुई तो नए नोट छाप कर भी सरकार को आरबीआई ये पैसा देगी और सामने ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो अनसोल्ड है, नहीं खरीदी गई, उसे खरीद लेगी। अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में बात ऐसी है कि आरबीआई के क्लाइंट आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन में पैसा ले, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, लघु अवधि के लिए लोन में पैसा ले। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म में लोन लेता है और उस पर आरबीआई कुछ 4% ब्याज चार्ज करेगा। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गिरवी क्या रखना है, गोल्ड, मकान नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख के वो उधार लेगा और सामने रिजर्व बैंक उसको लोन में पैसा देगा, ब्याज कमाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इसका उल्टा, कि जब आप ये कहें कि आरबीआई अपने क्लाइंट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार में ले रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहा है अपने क्लाइंट्स के पास। हालांकि असल में ये कहना ठीक नहीं होगा कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के नाम पे पैसा कर्ज में ले रहा है। द प्रॉपर टर्म विल बी कि आरबीआई के क्लाइंट्स अपना सरप्लस फंड्स रिजर्व बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके सामने ब्याज जो कमा रहे हैं उस ब्याज को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट पर सबसे पहले देखते हैं, फिर ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट मैकेनिज्म वगैरह वो बाद में देखते हैं। हाँ, तो रेपो रेट मान लीजिए 4% या 5% जो भी, अगर आरबीआई को लगे कि बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए, महंगाई अगर बहुत बढ़ गई हो तो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देना चाहिए ताकि लोन महंगे हो जाए। लोन महंगे हो जाए तो लोग मकान कम खरीदेंगे, गाड़ी कम खरीदेंगे, शॉपिंग कम करेंगे, तो अपने आप बिल्डर्स, कार मेकर्स वो थोड़ा प्राइस अपना सस्ता कर दे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्राइस अगर सस्ता हो गया तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन, महंगाई काबू में आ गई। अब आपको प्रश्न हो ऐसा ऑटोमेटिकली तो होना मुश्किल दिखता है। देखिए कोई भी बिजनेस में बिजनेसमैन का कॉस्ट प्राइस होगा, रॉ मटेरियल खरीदा, स्टाफ को सैलरी दिया, फिर उसको ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस एसपी। उसी तरह बैंकर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसने ये सब जो डिपॉजिट में पैसा लिया, आरबीआई से लोन में पैसा लेके आया, उस पर उसे खुद प्रॉफिट कमाता है जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो उसको देखते हुए बैंकर लोन इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। अब ये जो पूरी फॉर्मूला है वो कैसे बनती है, तो उसकी अलग अलग मैकेनिज्म्स थी, बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये सब आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है। तो अभी लेटेस्ट जो सिस्टम चलती है उसका नाम है एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो अपना प्रश्न ये है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट चेंज भी कर दिया तो नीचे लोन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब बैंकों को सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लोन की, होम लोन, बाइक लोन वगैरह में ये नियम मानना होता है कि एक एक्सटर्नल बेंचमार्क वो पकड़ें जैसे रेपो रेट। फिर इस पर बैंकर कह दे कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, सपोज 4% इज रेपो रेट प्लस 2% मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्लस रिस्क का प्रीमियम और मुझे 2% चाहिए, मतलब जोखिम कितना है। सपोज बाइक लोन दिया जाए तो उसके डिफ़ॉल्ट होने का, दिवालियापन होने का जोखिम ज़्यादा रहता है, होम लोन का डिफ़ॉल्ट का चांसेस कम रहता है। ऐसा सब पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए लगे तो बैंकर उस हिसाब से थोड़ा और रिस्क प्रीमियम इधर ऐड कर दे और फिर अल्टीमेटली जो दिखे वो हो जाएगा लोन इंटरेस्ट रेट। तो मान लीजिए 4 + 2 + 2 8% ब्याज पे कोई लोन दिया जाए। अब सिस्टम ये है कि हर 3 महीने पर बैंकर ने ये फॉर्मूला में जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है मतलब रेपो रेट, उसका नया लेटेस्ट आंकड़ा डालना होगा। तो यानी ऊपर से समझिए आरबीआई अगर रेपो रेट कम ज़्यादा करे तो एवरी 3 मंथ्स में ये वाली चीज़ भी चेंज हो जाएगी, तो उस हिसाब से ये होम लोन, बाइक लोन के इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह आरबीआई नीचे लोन इंटरेस्ट रेट को काबू में रखता है। अब ये रेपो रेट का ट्रेंड क्या रहा, एक ज़माने में जब गवर्नर उर्जित पटेल थे तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो महंगाई से लड़ने के लिए वो रेपो रेट भी बहुत ज़्यादा रखते थे, 6% 7% ऐसा। फिर धीरे धीरे उसे कम किया गया। अब 2020 फरवरी में रेपो रेट वॉज अराउंड 5.15%। फिर आया कोरोना, तो कोरोना में लोन सस्ते रहे और लोग ज़्यादा शॉपिंग करें और इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाए, इस उद्देश्य से आरबीआई ने इसको 4% कर दिया। तो ये तो करीब 20 ईयर से 4% ही है और चेंज ही नहीं किया इसको, सेम टू सेम है। तो दिसंबर पिछले साल जो मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट क्या रखा भाई, 4%। अभी 2022 फरवरी में जो मीटिंग हुई उसमें रेपो क्या रखा, उतना ही रखा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि द स्टांस विल बी अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये कि 2 महीने बाद वापस जब मिलेंगे अप्रैल में, तो या तो कमिटी रेपो रेट को 4% पे अनचेंज रखेगी, सेम टू सेम रखेगी, या फिर इसे रिड्यूस कर देगी कि मतलब 3.65% कर दिया या 55% ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इसको इंक्रीज तो नहीं ही करेगी।
जब अप्रैल में मिलेंगे तो ऐसा जो एडवांस में बताया जाए उसे हम कहते हैं स्टांस। तो आपको प्रश्न में ऐसा एडवांस में बताने की ज़रूरत क्या थी? सपोज आपकी इच्छा है कि मुझे होम लोन लेना है, अभी लूँ कि फिर राह देखूँ थोड़ी, तो अब आपको पता है कि वो तो चेंज होने वाला है नहीं। एज अ रिजल्ट इफ़ यू विश टू टेक देन यू कैन टेक डिसीजन। ऐसा अलग अलग प्लेयर्स को जो जो काम करने हैं उसको एडवांस में थोड़ी जानकारी रहे, इसलिए आरबीआई एडवांस में ऐसा बताती रहती है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि विल रिड्यूस इट टू पॉसिबल कि 3% हो जाए, बट यूजुअली दिस इज अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि जितनी महंगाई चल रही है उस हिसाब से आरबीआई और इसे सस्ता करे वो संभावना कम दिखती है। हाँ, तो ये होता है स्टांस। अब स्टांस 3 तरह के होते हैं। अगर बोल दिया जाए कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, तो इसका मतलब क्या, नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें रेपो रेट या तो बढ़ाएंगे या सेम टू सेम रखेंगे। स्टांस अगर न्यूट्रल रखा जाए तो या तो बढ़ा भी सकते हैं, सेम टू सेम रखे, या डिक्रीज भी कम भी कर सकते हैं। स्टांस अगर अकोमोडेटिव रखा जाए इसका मतलब क्या, या तो सेम टू सेम रखेंगे 4% या कम कर देंगे जैसे 3% या कुछ। तो जब महंगाई चल रही हो तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है। जब डिफ्लेशन से लड़ना हो, बहुत सस्ती चीज़ हो गई और उसको महंगा करवाना हो, या जीडीपी को बूस्ट करना हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो, होम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी लानी हो, तो अकोमोडेटिव स्टांस रखा जाता है। पिछले 2 वर्षों से करीब अकोमोडेटिव स्टांस ही चल रहा है। आरबीआई के जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से 5 मेंबर कहते हैं कि यही बराबर है, एक मेंबर हैं वो इसको थोड़ा अपोज करते हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई तो बढ़ रही है तो इसको हमने कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या न्यूट्रल में जाना चाहिए। अब आपको भी ये प्रश्न हो कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, ये सब किधर सस्ता हुआ है, तो इस केस में आरबीआई रेपो रेट और महंगा करके लोन महंगे करवा दे और महंगाई से लड़ती क्यों नहीं? तो अपना प्रश्न ये है कि इन्फ्लेशन तो काबू में हो ऐसा हमको लगता नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब महंगाई से लड़ना हो तो मेक लोन से एक्सपेंसिव, सो इंक्रीज द रेपो रेट। आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि आरबीआई का फोकस ये है कि जीडीपी ग्रोथ लाना है, कोरोना के बाद इकोनॉमी को वापस खड़ा करना है, इसलिए सस्ते लोन चाहिए। दूसरा, इवन इफ यू फील दैट इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, तो वो आरबीआई की असफलता, फेलियर नहीं माना जाएगा जब तक कंटिन्यूसली 9 मंथ्स तक इन्फ्लेशन 2 to 6% रेंज के बाहर रहे, तो ही उसको असफलता मानी जाएगी। तो आरबीआई पर ऐसा लीगल कोई कंपल्जन है नहीं कि अभी इसको तुरंत काबू में करे। और तीसरा कि आरबीआई को लगता है कि बहुत सारे सप्लाई साइड फैक्टर्स के चलते ही महंगाई बढ़ रही है। अब ये ओपेक ग्रुप और सऊदी अरब वगैरह ऑयल प्रोडक्शन कम कर दें, महंगा हो जाए सब, या फिर ये यूक्रेन क्राइसिस के चलते विश्व बाजार में स्टील, कोल वगैरह चीज़ों के प्राइस महंगे हो जाए कि युद्ध होने वाला है, तो रेपो रेट को चेंज करने से वो सब महंगाई खत्म होने वाली भी नहीं है। उल्टा रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, लोन महंगे हो जाएंगे, तो अपने जीडीपी पर असर होगी। इसलिए आरबीआई रेपो रेट को चेंज नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर डेलिबरेटली आरबीआई इज कीपिंग द रेपो रेट चीप एट 4%, ताकि सस्ता रेपो रेट हो और लोन नीचे सस्ते रहें। अब इसे जीडीपी ग्रोथ में कैसे मदद मिलेगी? जीडीपी हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इन अ गिवन ईयर। एक साल में जितनी वस्तु और सेवा का भारत में उत्पादन हुआ। तो इसमें सस्ते लोन से क्या फ़ायदा होता है? रेपो रेट अगर सस्ता है तो नीचे लोन सस्ते रहेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? सस्ते लोन होंगे तो आप शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, यानी प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि सी बढ़ेगा। फिर उस हिसाब से बिजनेसमैन को भी लगे लोग फ़ोन ज़्यादा खरीद रहे हैं, कार ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो भी रॉ मटेरियल के लिए लोन लेगा, वो भी जाकर नई फैक्ट्री एक्सपांड करने के लिए लोन लेगा। तो बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट यानी कि आई बढ़ेगा, C+I। अब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है, ये सब पे अलग अलग जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स लगेंगे, और वो सारे टैक्स की कमाई से सरकार नए रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल बनाएगी, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी जी बढ़ेगा। और फिर उस हिसाब से जितना प्रोडक्शन हुआ तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और सपोज ड्रोन या किसी चीज़ का लोकल प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाए तो बाहर से हम इंपोर्ट ना करें तो इंपोर्ट कम हो जाए, तो यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो C+I+D+X-M, ये सब आप करें तो आपको मिलता है जीडीपी। हाँ, तो आप समझ सकते हैं अब कि सस्ते लोन होंगे तो ये सब इक्वेशन में अलग अलग जगह मदद करता है, अल्टीमेटली जीडीपी को बूस्ट करता है। अब ऐसा जीडीपी 2018 में 140 लाख करोड़ था, 2019 में बढ़ के हो गया 146 लाख करोड़। तो 140 के सामने 146 कितना बढ़ा है? करीब 4%। फिर कोरोना में स्वाभाविक प्रोडक्शन कम हुआ होगा, तो 135 लाख करोड़ का ही प्रोडक्शन हुआ, तो 146 के सामने 135 कितना कम है? तो माइनस 7.3%। फिर 2021-22 में सीन क्या हुआ? 147 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, तो ये करीब 9%, 9.2% ग्रोथ दिखा।
और अभी प्रश्न कि 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगा, तो 147 के सामने बढ़ के 160 के आसपास होगा, यानी कि 8 to 8.5% ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। तो हमने ये याद रखना है कि व्हाट इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे फॉर द नेक्स्ट ईयर्स जीडीपी ग्रोथ रेट, तो 8 to 8.5%। पिछले साल 2021-22 का भी याद रखना है 9.2%। इससे पहले वो वी शेप बन रहा है, आप देख सकते हैं ये वी शेप बन रहा है। और इसमें ये जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो, आरबीआई का ये सब भूमिका है, लोन सस्ते रखे। लेकिन ये कमिटी ने पाया कि देयर आर गोइंग टू बी सम चैलेंजेस। एक चैलेंज रहेगा डाइवर्जिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बताया कि भारत में हालांकि महंगाई तो काबू में, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सब महंगा लगे, लेकिन फिर भी आरबीआई ने इजी मनी पॉलिसी अपनाई है, लोन सस्ते रखे। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका में उनकी सेंट्रल बैंक को लगता है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो तो टाइट मनी पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फेड टेपरिंग, यानी सब लोन महंगे करवाए जाए। अब ऐसा जो ये डाइवर्जिंग मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है कि उधर सब लोन महंगे, भारत में लोन सस्ते, एज अ रिजल्ट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ रहते हैं, उधर भाग जाते हैं, शेयर बाजार में उथल पुथल रहती है। और अमेरिका में सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी असर होता है। सो दिस थिंग्स विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे यूक्रेन पर रशिया अटैक कर दे और जिसके चलते सब नए नए कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाए, ऑयल गैस वगैरह, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का डर रहे, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, स्पर्श तीव्रता जहाँ ज़्यादा हो, टूरिज्म, होटल, ये सब में अभी तक रिकवरी नहीं आई है। सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस टू जीडीपी ग्रोथ। अब इसमें आरबीआई ने और क्या नया बताया था, लेटेस्ट पॉलिसी में कुछ बात की गई ऑन टैप सेक्टर स्पेसिफिक विंडोज़। ये नया नहीं है, ये तो पिछले 2 साल से, कुछ 1-2 साल से चल ही रहा है। वो बात ऐसी है कि बैंकर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखे रिजर्व बैंक में, और रिजर्व बैंक उसको लोन देगा, रेपो रेट का परसेंटेज जो चल रहा हो, मान लीजिए 4%, उस ब्याज पर। वैसे रेपो रेट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, 1 डे, 3 डे, मे बी 14 डे, लेकिन ये वाला स्पेशल विंडो है, उसमें 3 साल के तक के लिए उसको लोन में पैसा दिया जाएगा। कितने ब्याज पर? रेपो वाले 4%। लेकिन शर्त होगी, ये जितना पैसा लिया एसबीआई ने, एक्सिस ने, वो उसने हॉस्पिटल, वैक्सीन मेकर वगैरह, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सब चीज़ों में लोन में देना होगा। और दूसरा एक और विंडो ऐसा है कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, जैसे ये होटल, ब्यूटी पार्लर वगैरह को लोन में देना होगा। तो ऐसे कुछ नए नए विंडो खोले हैं, एक में 50,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे, दूसरे में 15,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे। हमको आंकड़े याद नहीं रखने, सफिशिएंट टू नो कि ऐसे ऑन टैप सेक्टर स्पेसिफिक विंडो हैं। अब ये तो करीब पिछले साल से चल रहा था, ये वाली सब चीज़ें 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसमें ख़त्म होने वाली थी। तो ये लेटेस्ट मीटिंग में बाद में बोला गया कि ये सब चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए जून महीने तक या और अगले साल तक। सो दैट हैज़ बीन डन। अब आगे का मुद्दा है, ये आरबीआई का ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें अलग अलग विंडो होते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो, वो ऐसा कि वहाँ से सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले लोन में पैसा ले सके शॉर्ट टर्म के लिए, और एसएलआर कोटा में रखी हो वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी उधर, वो उसे गिरवी रख के वो लेंगे। असल में कैसे काम करता है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पुराने हम इतने सालों के पेपर देखे, बहुत खींच के वो पूछता है कि अच्छा एमएसएफ क्या है, एक आध लाइन में पता होना चाहिए कि बैंक वाले आरबीआई से लोन में पैसा लेते हैं, उसका एक खास विंडो है। दूसरी विंडो जिसे हम कहते हैं रेपो रेट वाली विंडो, वो तो हमने देखा कि आरबीआई के सभी क्लाइंट, मतलब बैंक, नॉन बैंक, गवर्नमेंट्स, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसा ले और सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखे, रेपो रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या, आरबीआई के क्लाइंट्स, उनके पास ज़्यादा पैसा हो तो डिपॉजिट में आरबीआई में पैसा रखे, उस चीज़ को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कलेक्टिवली इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ कहा जाता है। हाँ, तो रेपो रेट कितना है? 4%, उसे हम पॉलिसी रेट या सेंट्रल बैंक बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। तो ये रेपो रेट फिक्स करेगी कमिटी, और बाकी सब रेट अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। कि आरबीआई ने कहा है कि जो भी रेपो रेट होगा उसके ऊपर 0.25% करो, उतना एमएसएफ होगा तो 4.25%। उसी तरह बैंक रेट कितना होगा तो वो भी एमएसएफ जितना ही होगा तो 4.25। और ये अगर रेपो रेट 4% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, उससे -0.65% कम, तो यानी 3.35%। तो क्लाइंट्स अपना पैसा आरबीआई में सेविंग्स में डालेंगे तो उसको इतना ब्याज मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसकी चौड़ाई कितनी हुई, विड्थ,
विड्थ कितनी हुई, इस तरफ 25 उस तरफ 65, तो कुल मिलाकर 25 प्लस 65 यानी 90 बेसिस पॉइंट इज द विड्थ। 1% में होते हैं 100 बेसिस पॉइंट, 100, तो इधर 0.90 करो परसेंट, तो कितना है 90 बेसिस पॉइंट। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलिसी कॉरिडोर, ये जो चौड़ाई कितनी है। अब हमें आगे देखना है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट वाली चीज़ क्या है। देखिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आउटगोइंग में क्या होगा, इस तरफ से पैसा आ रहा है डिपॉजिटर्स का, उसमें से कुछ पैसा उसने CRR SLR वगैरह में रखना होगा, क्या है अभी आगे इस वीडियो में देखते हैं। कुछ पैसा वो लोन में देंगे, फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाए तो बैंकर क्या करेगा, कुछ केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लेगा, या फिर रिवर्स रेपो रेट के नाम पर शॉर्ट टर्म के लिए RBI में वो पैसा सेविंग्स में डाल देगा। और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकमिंग पैसा किधर से आएगा, जनता की डिपॉजिट है, उसको ज़रूरत पड़ी तो ये रेपो रेट से, MSF विंडो से, ऑन टैप वाले विंडो से लोन में पैसा ले ले होटल टूरिज्म हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देने के लिए। तो इस तरह इनकमिंग आउटगोइंग मनी का खेल चलते रहता है। अभी कुछ लोगों को ये प्रश्न हो कि इधर रेपो वाले विंडो से उसने लोन में लिया एक्सिस बैंक ने, तो वो रिवर्स रेपो रेट में जाके डिपॉजिट क्यों कर रहा है। वैसा ज़रूरी नहीं कि वही बैंक वही काम कर रहा है, हो सकता है SBI ने रेपो रेट में लोन में पैसा लिया हो और सामने एक्सिस ने ना लिया हो, लेकिन उसके पास सरप्लस पैसा पड़ा हो, तो वो जाके, तो अलग अलग बैंकर की अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती। कुछ बार ये भी हो कि होशियारी मारने के चक्कर में कोई बैंकर वो हॉस्पिटैलिटी वाला या टूरिज्म वाले ऑन टैप विंडो से लोन में पैसा ले ले, लेकिन फिर उसको कोई कस्टमर मिले नहीं तुरंत, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वापस वही पैसा रिवर्स रेपो रेट में डाल दे, लेकिन उस केस में भी बीच में उसको कुछ तो देना ही होगा, 4% और ये 3% है। तो वो खेल सब चलते रहते, डिपेंड करता है उनका बिजनेस का सिचुएशन क्या है। तो हमने रेपो समझ लिया, ऑन टैप वाले विंडो समझ लिया। अभी आगे बात है रिवर्स रेपो और ये VRR क्या चल रहा है। देखिए रिवर्स रेपो रेट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट VRR। तो बात तो वही है कि इनकमिंग पैसा आया, उसमें कुछ पैसा जो लोन में नहीं जा रहा है रिवर्स रेपो रेट के नाम पर बैंकर रिजर्व बैंक में सेविंग में डाल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस पर कितना ब्याज कमाएगा, तो वो फिक्स्ड भी हो सकता है या वेरिएबल चलायमान भी हो सकता है। सबसे पहले हम फिक्स्ड वाला समझते हैं। फिक्स्ड वाला रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। यानी रिजर्व बैंक सब बैंकरों को बोला है, एक्सिस SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, कि तुम्हारे पास सरप्लस में एक्स्ट्रा पैसा है और तुमको कोई लोन के लिए क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास डिपॉजिट में रखो, मैं तुमको इतना फिक्स्ड ब्याज दूंगा, कितना 3.35%। आई विल गिव यू दिस फिक्स परसेंट ओनली। अगर आपको ठीक लगे तो पैसा रखो, नहीं ठीक लगे तो पैसा मत रखो। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि अगर बैंकर को ये अच्छा नहीं लगे तो क्या करेगा। क्या करेगा भाई, गवर्नर बंदूक दिखा के उसको नहीं बोल रहा है कि तुमको रखना ही, उसको जमता होगा तो रखेगा वरना नहीं रखेगा। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, असल में 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद है, तो वो जो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, वो पूरा दिन घर पे PUBG खेलोगे तो ऐसा ही होगा। थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाइए भाई, ये कोई जबरदस्ती की फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं हो रही है। इफ दे लाइक इट दे विल डू इट, अदरवाइज दे विल नॉट डू इट। हाँ, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला है 3.35%। और एक और चलिए वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है। वेरिएबल में होता है कुल मिलाकर की नीलामी की जाएगी, समझते हैं। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट वाली मैकेनिज्म में RBI ऐसा बोलेगा कि बैंकर मित्रों तुम बोली लगाओ, यू बिड, कि तुमको अपना सरप्लस पैसा मेरे पास सेव करना है, उस पर तुमको कितना ब्याज चाहिए, तुम किस ब्याज पर अपना पैसा मुझे डिपॉजिट में देना चाहते हो। आप नीलामी में कोई बोले मुझे 3% दो, मुझे 4%, 5% ऐसा, लेकिन RBI ने कहा कि मैं मैक्सिमम 2 लाख करोड़ रुपए आपसे एक्सेप्ट करूंगा, उससे ज्यादा डिपॉजिट में नहीं लूंगा। अब ऐसा वो अलग अलग टाइम पर ऐसी ऑक्शनिंग नीलामी होती है, तो वो पहले से साइज बता देता है कि इतने लाख करोड़ रुपए का वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शन में मैं पैसा डिपॉजिट में लेने वाला। तो अब सारे बैंकर बोली लगाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहे कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए मेरे पास सरप्लस है, मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, और मुझे रिजर्व बैंक अगर 3.35% वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट दे तो मुझे जमेगा, वरना मुझे इसमें नहीं आना है। एक्सिस का है मैं 1 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 3.70% चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का है मुझे भी 1 लाख करोड़ डिपॉजिट करना है, लेकिन मुझे 3.90% चाहिए। अब ये केस में क्या होगा, ये सब जो बोलियां लगाई गई वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बिड्स लगाई गई बैंकर्स द्वारा, उसको RBI इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा।
335, 370, 390 ऐसे एक के बाद एक बढ़ते क्रम में। अब समझिए कि आरबीआई ने टोटल कोटा कितना बनाया था, 2 लाख करोड़ का। तो नीचे से शुरू करो, 335% पर 1 लाख करोड़ और 370% पर 1 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ का कोटा तो इधर फुलफिल हो गया। तो 370 हो गई कट ऑफ। यानी इसके और इसके नीचे जिन लोगों ने बोली लगाई थी, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस, उनका पैसा रिजर्व बैंक अपने डिपॉजिट में ले लेगा और उनको कितना ब्याज देगा, तो वेरिएबल रिवर्स रेट वाला रिवर्स रेपो रेट। बैंक ऑफ बड़ौदा को वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो कट ऑफ से ऊपर बोली उसने लगाई थी, क्योंकि आरबीआई का कोटा था वो खत्म हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उससे ऊपर बोली लगाई थी, तो उसका पैसा रिजर्व बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा, आरबीआई विल रिजेक्ट इट। अभी कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि इधर एसबीआई को कितना ब्याज देना, कितना ब्याज कमाने को मिलेगा, 335 कमाएगा या जो कट ऑफ तय हुआ 370 उतना कराएगा। एसबीआई को जितनी बोली लगाई उतना ब्याज मिलेगा या एक्सिस ने जो दांव लगाया था उतना ब्याज उसको भी मिलेगा, एसबीआई को भी। इसका जवाब क्या है? जवाब है इसका कोई काम नहीं है। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आप अपने दिल की तसल्ली के लिए सब पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन, लेकिन पुराने पेपर्स भी देख लो, इतना कोई पूछता नहीं तो क्यों पंचायत करने बैठती है। आगे बढ़ो। फिर कुछ बाबूश होने होंगे, वो ये भी प्रश्न करेंगे कि मान लीजिए ये तीनों बैंकर एसबीआई, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा आपस में कल्यूड करें, गैंग बना ले अपनी, कि हम तो बड़ा बड़ा परसेंटेज की नीलामी में बोली लगाएंगे, कि सपोज सभी बैंकर मिलके एसबीआई का मुझे 95% ब्याज दो रिवर्स रेपो रेट में, एक्सिस का मुझे 96 दो और बैंक ऑफ बड़ौदा का 97% ब्याज दो मुझे, तो आरबीआई का नुकसान नहीं हो जाएगा? विल इट नॉट कॉज अ लॉस टू आरबीआई? इसका क्या जवाब है? भाई थोड़ी कॉमन सेंस आप भी लगाओ। क्या करोगे भाई ऐसे केस में? लात मार के निकाल देंगे। कोई बंदूक दिखा के नहीं ये बैठा है नहीं वो बैठा है, आरबीआई को अगर नहीं ठीक लगेगा तो आरबीआई कैन रिजेक्ट द बिड्स विदाउट गिविंग रीजन। बिना कारण बताए इन बैंकरों की बोली को आरबीआई रिजेक्ट कर सकता है। ये कोई उनका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती उसके ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में जो बोली लगाए उतना लेना ही पड़े। तो कुल मिलाकर बात क्या है? रिवर्स रेपो रेट एक तो फिक्स्ड था और दूसरा वेरिएबल था जो ऑक्शनिंग से होता है। इवन इन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट आरबीआई चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है बैंकर को, और वेरिएबल वाले में भी चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। ये कोई लीगल या फंडामेंटल राइट नहीं है बैंकर्स के। प्रश्न ये सब क्यों किया जा रहा है? तो फिर आरबीआई ऐसा कर रहा है क्योंकि उसने पाया कि बहुत सारा पैसा ये अलग अलग ऑन टैप विंडो में उसने लोन में दे दिया था, और बैंकर्स आगे लोन में घुमाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार उनको क्लाइंट्स तुरंत मिलते नहीं। तो उस वक्त वो सारा पैसों का क्या किया जाए? रिजर्व बैंक चाहते हैं कि वापस थोड़ी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली जाए। लिक्विडिटी मतलब पैसों की तरलता कितनी है, लोन के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। अब उसका एक तरीका ये हो सकता था कि ये सीआरआर, एसएलआर या रेपो रेट में चेंज किए जाएं, लेकिन उसमें ज़्यादा अगर आप कुछ ट्यूनिंग करेंगे तो लोन्स बहुत महंगे हो जाएंगे और महंगे लोन अपने जीडीपी को रिकवरी लाने के लिए मदद नहीं करेंगे। इसलिए बिना लोन महंगे करवाए बाजार से अतिरिक्त पैसा चूसने के लिए ये फिक्स्ड और वेरिएबल वाले ये सब खेल किए जाते हैं। तो ये एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और उसमें रिवर्स रेपो रेट और उसमें भी वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट वाला खेल हमने समझ लिया। फिर रेपो रेट क्या था? आरबीआई के क्लाइंट शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से जो पैसा लोन में ले उसे हम कहते थे रेपो रेट, उस ब्याज दर को। तो उधर भी ऐसा वेरिएबल रेपो रेट वाला खेल खेलेंगे, मतलब उधर भी ऑक्शनिंग की जाए और कट ऑफ तय हो वगैरह, वो आप लॉजिक लगाइए उस हिसाब से चलेगा। और ऐसा ये वेरिएबल रेपो और वेरिएबल रिवर्स रेपो वाला जो खेल होगा उसकी मदद से हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मतलब सिस्टम में कितना पैसा होना चाहिए उस चीज़ को मैनेज करेंगे। ऐसा ये लेटेस्ट पॉलिसी में फरवरी मंथ में बोला गया। अभी जैसे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट है तो उसी तरह वेरिएबल रेपो रेट भी होगा। तो स्वाभाविक है कई लोगों को 500 जात के उसमें डाउट हो गया, उसका कट ऑफ नीचे से शुरू होगा या ऊपर से। वो अब कॉमन सेंस लगाओ, आपको पता चल जाएगा। इधर हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीज़न, ये जो पॉलिसी आई तो बाद में आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखो या ये सब बिजनेस, इकोनॉमी, शेयर मार्केट के साथ जुड़े खास न्यूज़पेपर होते हैं जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, उन्होंने कोई इसकी खास चर्चा नहीं की कि वेरिएबल रेपो रेट आएगा तो उससे क्या घी दूध की नदियाँ बहेंगी या कौन से नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो जब कुछ चर्चा हो ही नहीं रही है तो हम क्यों इतना दिमाग खर्च करें? एक एक लाइन में पता होना चाहिए, अच्छा कुछ ऑक्शनिंग से करते होंगे। वैसे भी ये सब प्रैक्टिकल ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमारे लिए काम की नहीं है, पुराने पेपर्स देख लो,
यूपीएससी के असली पेपर, मॉक टेस्ट नहीं। मॉक टेस्ट वाले तो बिना पेपर देखे कुछ भी 2 लाइन उठा दे इधर उधर से और सेट करते हैं। तो ये सब अपने काम का नहीं असल में। तो काम का नहीं है तो ये वीडियो करीब आधे घंटे चला क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये काम का नहीं, एक बात। और दूसरा भी बाकी सब लोग ये सब वीडियो बना के पेज व्यू कमा रहे हैं, तब मैं भी मजे ले रहा हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये डर में लोग इतनी इतनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं जो असल में काम की नहीं। दिल की तसल्ली चाहिए, आराम से एक बार कोर्स सिलेबस कंप्लीट करो, पुराने पेपर्स देखो, यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ तो हम पढ़ते हो कुछ काम का है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, CRR एंड सीसो क्या है। देखिए, बैंकों में जनता पैसा डिपॉजिट करती है, उसके लिए एक टर्म यूज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL। अब मान लीजिए 100 रुपये ऐसे पैसे आए, उसमें से कुछ पैसा बैंकर ने कैश रिजर्व रेशियो CRR के रूप में RBI में जमा करना होगा। CRR क्या है? मतलब ये बैंकर ने RBI में 100 करोड़ के सामने 4 करोड़ पैसा डिपॉजिट कर देना है, जिस पर RBI उसको कोई ब्याज नहीं देगा। रिवर्स रेपो वाले विंडो में तो मिलेगा, इधर CRR पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये जो डिपॉजिट में पैसा है 100 रुपये, तो उसमें से 18 रुपीज़ SLR के नाम पर बैंकर ने कैश में, गोल्ड में, या RBI अप्रूव करे ऐसी अलग अलग सिक्योरिटी, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब 1 साल या ज़्यादा के टेन्योर के होते हैं। ट्रेजरी बिल मतलब वो लेस देन 1 ईयर की मियादी या अवधि या टेन्योर के होते हैं। फिर ये ONGC वगैरह सरकारी कंपनियों की डिबेंचर यानी बॉन्ड वगैरह में वो इन्वेस्ट कर सके। RBI जो जो लिस्ट में बताई ये चीज़ में आप डाल सकते हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं SLR। हाँ, तो 4 रुपये CRR में गए, SLR में गए 18 रुपये, तो लोनेबल बचा 78 रुपीज़। उसमें से भी तुरंत नहीं मिले तो रिवर्स रेपो रेट में किसी वो बैंकर RBI में पैसा डाल देगा, फिर जो बचा उसको लोन में घुमाएगा। उसमें भी 40% ऑफ द लोन्स ये गरीब लोगों को, किसानों को वगैरह का जो है, जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानक, और बाकी सब 60% गरीबों को भी जाए, अमीरों को भी जाए, वो सब चलता है। अब ये CRR SLR में क्या चेंज किया? तो जवाब है फरवरी मीटिंग में कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम ही है। तो मतलब CRR 4%, SLR 18%। कुछ नए नियम बनाए गए असीसों के बारे में, ये क्या है? तो ये जो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट 100 रुपये आए और उसमें से 4 रुपये CRR में जाने हैं, तो मतलब डिपॉजिट तो कौन से दिन की डिपॉजिट? वो असल में फोर्टनाइट बेसिस पे कंप्यूट होता है, 15-15 दिन पे। 1 से 15 अप्रैल हो, 16 से 30 अप्रैल हो, फिर मई महीना है तो 1 से 15 मई हो, वगैरह वगैरह। फोर्टनाइट 15-15 दिन की वो ब्लॉक्स बनाते हैं। फिर पूछा जाएगा, अच्छा ये 1 to 15 अप्रैल का जो ब्लॉक है उसमें 2 हफ्ते होंगे, तो दूसरे हफ्ते में लास्ट फ्राइडे कौन सा था? और उस लास्ट फ्राइडे में आपके बैंक में डिपॉजिट के नाम पर ये NDTL में कितना पैसा आया था? मान लीजिए एक्सिस का 100 करोड़ आया था, तो फिर क्या करना है? इसके बाद का फोर्टनाइट के बाद का फोर्टनाइट, मतलब 1 से 15 मई को वापस प्रश्न पूछा जाए, अच्छा तुम्हारा 2 सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट पर कितना था NDTL, मतलब इससे पहले ये एक फोर्टनाइट और ये दूसरी फोर्टनाइट, तो इधर आपका क्या था डिपॉजिट? 100 करोड़। हाँ, तो उस हिसाब से इधर तुम 1 to 15 में तक के ब्लॉक में आपने 4% यानी 100 करोड़ के सामने 4 करोड़ CRR में एक्सिस बैंक ने, रिजर्व बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होगा। अब ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर 1 to 15 में कंटिन्यूसली 4 करोड़ उधर रखने ही है, डेली बेसिस पर ऐसा नहीं। डेली बेसिस पर ये 4 करोड़ का 90% निकालो, मतलब 3 करोड़ 60 लाख रुपए, उतना मेंटेन करो, चलेगा। बाकी का 40 लाख वो आया गया, रिजर्व बैंक चिंता नहीं करेगा। वैसा कि ये बैंकर को अचानक इमरजेंसी हो तो थोड़ा उसको भी ब्रीदिंग रूम, सांस लेने की फुर्सत होनी चाहिए। अब ये कुछ वक्त 75% होता है, कुछ बार 90% होता है, वो RBI को लगे कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से डेली रिक्वायरमेंट के परसेंटेज चेंज करते रहता है। तो यानी ऐसे फोर्टनाइट के जंप मारते मारते ब्लॉक्स बनेंगे। अब इस सिचुएशन में ऐसा होगा, मान लीजिए कोई ऐसा दिन जाए कि जहां पर जनता पैसा डिपॉजिट ही नहीं करे, या फिर कि डिपॉजिट किया कुछ पैसा वो विड्रॉ करते रहे, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक ने 2 फोर्टनाइट पहले वाली सिचुएशन क्या थी उस हिसाब से CRR तो मेंटेन करना होगा रिजर्व बैंक में। तो 2 फोर्टनाइट मतलब क्या, 15 दिन 15 दिन 15 दिन, तो उस हिसाब से करीब 4 हफ्ते की सिचुएशन बने। तो हो सकता है आज डिपॉजिट में पैसा नहीं आया हो, लेकिन फिर भी पुराने आंकड़ों के हिसाब से CRR तो रखना होगा। तो कुछ बार ऐसी सिचुएशन बनती है जब एक्सिस ने RBI से लोन में पैसा लेकर ये खेल खेलना पड़े कि कौन सा पैसा विड्रॉ हो गया और क्या सिचुएशन है। अब ऐसे केस में एक्सिस बैंक खुद RBI से
लोन में पैसा लेगी और उसको दिखाएगी कि ये CRR की मेरा इतना जो था 90% ऑफ डेली बैलेंस वो मैं रख रहा। हाँ तो समझिए कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि 100 करोड़ का डिपॉजिट है, सामने 4% CRR रखा। फिर सिचुएशन बी में ऐसा हो जाए कि 120 करोड़ का डिपॉजिट्स है, तो एक्सिस बैंक ने उस हिसाब से करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपीज़ डिपॉजिट में रखने पड़े CRR में। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 करोड़ तो पहले से रखे थे, अभी उसमें 80 लाख और ऐड करने होंगे ये वाले फोर्टनाइट के लिए। तो उस वक्त एक्सिस ने शायद ऐसा करना पड़े कि रिजर्व बैंक से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली विंडो से वो लोन में पैसा लेकर ये एक्सिस बैंक 80 लाख रुपये वाली चीज़ को कंप्लाई करे, क्योंकि डिपॉजिट में नया पैसा आ नहीं रहा। और ये तो 2 हफ्ते पहले वाला रोना अभी हम रो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जंप कर करके गिनना है इसे। फिर सिचुएशन बने, मान लीजिए वापस एक और ऐसी फोर्टनाइट है कि 100 करोड़ ही डिपॉजिट दिखती है, तो उस हिसाब से 4 करोड़ रखने हैं CRR में। अब इस केस में क्या, आपने पहले 4 करोड़ 80 लाख रखे थे, अभी 4 करोड़ रखने, तो मान लीजिए मतलब 80 लाख आपका फ्री हो जाएगा। तो फ्री हो जाए तो एक्सिस उसका क्या करे, वो पैसा निकाल के किसी को लोन में दे दे, लेकिन लोन में कोई लेने को मिल नहीं रहा है, तो उसका वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट में वो पैसा डिपॉजिट कर देगा RBI में, ताकि एक्सिस बैंक उस पर कुछ ब्याज कमा सके। अब ये जो पूरी चीज़ चलती है MSF एंड रिवर्स रेपो रेट टू एडजस्ट दिस थिंग्स, तो उसे कहा जाता है ऑटो स्वीप इन एंड स्वीप आउट। स्वीप इन मतलब पैसा अंदर और स्वीप आउट बाहर, अंदर जाए MSF से बाहर आए, तो रिवर्स रेपो रेट में ऑटोमेटिकली ये सब हो जाए कंप्यूटर पे, सब अल्गोरिदम के हिसाब से। RBI का ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है, तो उस फैसिलिटी को कहते हैं असीसो फैसिलिटी, क्योंकि डेली 90% रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोज माथापच्ची करनी नहीं पड़े, सिस्टम अपने आप देखता रहे, उसे कहते हैं असीसो। कुछ लगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, आई वुड से नीड नॉट वरी एट ऑल। ये चीज़ को समझने की कोई चीज़ है ही नहीं है। फालतू में ये सब करंट अफेयर्स PDF वाले और इनएक्सपीरियंस्ड प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले इसमें से अतरंगी प्रश्न बनाते रहते हैं। असीसो का फुल फॉर्म क्या भाई, काम का नहीं। मैक्सिमम एक लाइन में पता हो कि ओके असीसो इज समथिंग विद CRR, दैट्स ऑल। पुराने पेपर देख भी लिया करो, कौन पूछ रहा है आपको ऐसी टेक्निकल ऑपरेशनल चीज़ें। हाँ हो सकता है RBI ऑफिसर्स, RBI ग्रेड बी ऑफिसर के आप इंटरव्यू में जाए और कुछ आपको 2 लाइन और एक्स्ट्रा पूछ ले, तो पता होना चाहिए। जहाँ तक UPSC की बात है, इतना कोई जटिल पूछता नहीं, फालतू में लेके मत बैठे रहो। तो रेपो, ऑन टैप, रिवर्स रेपो, VRR, CRR, असीसो देख लिया। अब बाकी के मुद्दे तो छोटे छोटे खत्म करते हैं। एक कुछ है TREDS क्या। मान लीजिए मुकेश अंबानी जो जियो मोबाइल फ़ोन बनाते हो, और ये कुछ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला MSME, वो मुकेश अंबानी को उस फ़ोन को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाकर सेल करता। तो उस हिसाब से ये MSME वाले भाई साहब ने इनवॉइस बनाया होगा, बिल बनाया होगा। अब मुकेश अंबानी तुरंत उसको पे नहीं करेंगे, वो सब सिस्टम चलती है कि तुमको अगले महीने की 20 तारीख तक पे कर दूंगा, ऐसा सब चलता है सिस्टम। अब ऐसी सिचुएशन में ये भाई साहब को अगले महीने की 20 तारीख से पहले पैसों की इमरजेंसी ज़रूरत है, तो क्या करे, ये वाला जो अनपेड इनवॉइस है, अनपेड इनवॉइस, उसको वो गिरवी रख देगा। किसको गिरवी रखे, किसी बैंक या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, और फिर उसके सामने वो बैंकर उसे लोन में पैसा दे। उस चीज़ को हम कहते हैं TREDS, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पर ऐसे अनपेड इन्वॉइसेस ये सब MSME वाले गिरवे रखते हैं और बैंक से लोन में पैसा लेते हैं, ताकि उसको जो नेक्स्ट साइकिल के लिए रॉ मटेरियल खरीदना हो, स्टाफ सैलरी देनी हो, लाइट बिल भरना हो, काम में आए। तो ये सब चीज़ तो चलती रहती है। इसका जो पीछे सब ऑनलाइन सपोर्ट होगा कि पैसा आया गया बैंक अकाउंट में इधर से उधर, वो सब देखने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI क्या काम करता है, वो UPI, BHIM, IMPS, वो सब उसी ने एक सिस्टम बनाया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच। नाच का वैसे काम है कि बल्क स्केल पर डिविडेंड, सैलरी, पेंशन का पैसा रिलीज करना हो 500 बैंक अकाउंट में तो वो देखे, लेकिन वही वाले लोग उसी टेक्नोलॉजी से TREDS सिस्टम भी चलाते हैं। ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी इसको अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत जोरदार है और MSME को मदद करता है। और ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें कुछ सुधार किए गए कि TREDS से 1 करोड़ लोन में मिल सकता है, 3 करोड़ में मिल सकता है, उसके सब अनाउंसमेंट हुए। तो वो असल में क्या नियम है, काम के नहीं, सफिशिएंट टू नो इन 1 और 2 लाइन्स की इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और मॉनिटरी कमेटी दोनों ने इसको मेंशन किया। उसके बाद का मुद्दा है ई-रूपी की लिमिट्स चेंज की गई। ये क्या, देखिए अगर सरकार सोचे कि किसी गरीब आदमी को पैसा दिया जाए 500 रुपये ताकि वो अपने बच्चे के लिए स्कूल के शूज़ खरीदे, तो इसमें अगर आप ये जनधन, आधार, मोबाइल से लिंक किया हुआ बैंक खाते में 500 रुपये डिपॉजिट करे सरकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तो होगा क्या काम,
भाई डेंजर लगता है। वो बाप कितना सिंसियर है उस हिसाब से शूज़ भी खरीद ले बच्चे के लिए, नहीं तो वो जाके विमल भी खरीदे, नहीं तो जाके शराब भी पिए। यू कैन नॉट स्टॉप दिस। इसलिए ये सरकार नया लेकर आई ई रूपी। वो ऐसा कि सरकार कोई बैंक को पैसा दे और बैंक वाला फिर एनपीसीआई संस्था को कमांड दे दे कि आप ई रूपी कोड जनरेट करो 500 रुपये का। फिर आप वो जो बेनिफिशियरी है उसको वो एसएमएस से कोड दिया जाए ये वाला है, फिर वो जाके शूज़ खरीदे बच्चे के लिए और वो वाला कोड स्कैन करवाए। तो जैसे पेटीएम से आप पैसा ट्रांसफ़र करें स्कैन करके, ऐसा ये शू पेमेंट में परचेज हो जाए। लेकिन वो पान की दुकान पे जाए या शराब के अड्डे पे जाए तो वो वाला कोड एरर दे देगा। सो लाइक दैट इट विल वर्क। तो ये है ई रूपी। ये तो चल ही रहा था, पिछले साल अगस्त से शुरू हुआ था। इसमें नए अपडेट्स क्या है, ये जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें गवर्नर ने बताया कि पहले ये ई रूपी में मैक्सिमम 10,000 के गिफ्ट कार्ड या कूपन कोड बना सकते थे। अब लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। प्रश्न ये आरबीआई कैसे कर सकते हैं, तो एनपीसी और वो सब का काम है, वो बराबर है, लेकिन उस पर रेगुलेटरी पावर आरबीआई के हैं क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में ये सब पावर आरबीआई को दिए गए। ये सब भी जितना डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है दे विल एडजस्ट द थिंग्स। ये एक रिफॉर्म लिया गया। तो याद रखना है एमसीक्यू में मैक्सिमम कितने अमाउंट का ई रूपी कोड बन सकता है, तो पहले 10,000, अभी 1 लाख। दूसरा, ये कोड की वैलिडिटी क्या होगी। पहले ये था कि कोड एक ही बार यूज़ कर सके, मतलब आपको 500 रुपये का कोड दिया गया और आप शूज़ खरीदें तो बस वो एक बार में ख़त्म हो गया। लेकिन अब आप देखिए 1 लाख का कोड दिया गया। सपोज प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें रूरल एरिया में गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसका 1 लाख रुपया मान लीजिए कोड से दिया जाए। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि 1 लाख का एक ही बार में वो शॉपिंग कर लेगा। वो आज सीमेंट थोड़ी खरीदेगा, कल थोड़े ब्रिक्स ईंटें खरीदेगा। तो मल्टी यूज़ इसे बनाया गया, मतलब 1 लाख में से 20,000 आज यूज़ किया, 25,000 कल यूज़ किया, तो ऐसा उसका कोड चलते रहे जब तक उसका पूरा बैलेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाए। मतलब 1 लाख में से यूज़ करेगा तो -20,000, -25,000, ऐसा कम होते होते जीरो नहीं हो जाए बैलेंस, तब तक उसका कोड काम होते रहे। ऐसा मल्टी यूज़ फैसिलिटी अलाउ की जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो डन इन द लेटेस्ट रिफॉर्म। तो ई रूपी की लिमिट चेंज की गई। अब समझिए ये सारी चीज़ें गवर्नर खुद करता है। कमिटी जो 6 लोगों की है उसका तो एक ही काम है, रेपो रेट डिसाइड करना। एंड ये वीआरआर रूट क्या है, ये सब क्या है, ये मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी, ये सब लोग क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी भारत के कंपनियों में शेयर्स खरीदेंगे। अप टू 10% शेयर होल्डिंग एक एक कंपनी में खरीदेंगे। उससे ज़्यादा खरीद लेंगे तो हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। जैसे वो फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट ने खरीदा 60 to 80% शेयर होल्डिंग या जो भी। हाँ, तो ये सब एफपीआई वाले। तो एक तो वो काम करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा वो ये भी काम करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। कंपनियों ने लोन लेने के लिए बैंक में भी जा सकते हैं और कंपनी वाले अपने बॉन्ड्स भी बाजार में इशू कर सकते हैं, तो वो बॉन्ड में भी एफपीआई वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सब जो काम किया जाए उसमें ये सारे एफपीआई वालों ने आरबीआई को कुछ रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, हिसाब किताब देने होता होगा। तो आरबीआई ने उनको कहा कि एक वॉलेंटरी रिटेंशन रूट यानी वीआरआर मैं अनाउंस करता हूँ कि जिसमें आप इधर पैसा इन्वेस्ट करो, ये शर्त के साथ कि 3 साल से पहले आप पैसा निकालोगे नहीं। इन दैट केस ये जितने भी कंप्लायंस बर्डन होंगे कि हर एक एक महीने पर आपने रिपोर्ट देना है या 3-3 महीने पर, मैं उसको रिलैक्स कर दूंगा। तो उस चीज़ को कहते हैं वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। कुल मिलाकर इधर रियायतें दी जाए उतना है। अब उसमें नए ये जो मीटिंग हुई कुछ नए लिमिट्स बनाए गए, 1 लाख करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सको या जो भी। इसके अलावा और भी ढेर सारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं हर मीटिंग के बाद। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की गाइडलाइंस को चेंज किया जाएगा। फॉरेन करेंसी रूपी डेरिवेटिव मार्केट के नियम, मास्टर डायरेक्टिव ऑन आईटी आउटसोर्सिंग। फिर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था फ्रैंक नाइट, उसने नाइटियन अनसर्टेनिटी की बात की कि अपने पास जब नॉलेज नहीं हो तो हमेशा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है कि पेपर में क्या पूछेंगे वगैरह। अब उसकी वो सब चर्चा कर रहा था, लेकिन ये सब में से कुछ भी अपने काम का है नहीं। इरिस्पेक्टिव की टाइम पास कॉलमनिस्ट, यूट्यूबर्स, करंट अफेयर्स पीडीएफ और इनएक्सपीरियंस्ड मॉक टेस्ट वाले कुछ भी उसमें रोना धोना करें। खैर ये तो कुछ ही बातें थी। इसके अलावा ढेर सारे और भी अपडेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी की मनी मल्टीप्लायर पर क्या असर हुई, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है M0 M3 वगैरह पर, वो सब भी हमने जानना है। तो ये सब के लिए मेरी फ्री लेक्चर सीरीज चलती है Win22 सीरीज़, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स, प्रीवियस प्रीलिम्स से लेके नेक्स्ट प्रीलिम्स के बीच के। तो ऐसा पहला लेक्चर तो 8 फरवरी मंगलवार को हो गया, जिसमें हम लोगों ने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन पर 30% टैक्स लगे, 1% TDS, वो बहुत सारी चीज़ हमने देख ली।
अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थर्सडे गुरुवार को होने वाला है, कि जिसमें हम ये आगे का मॉनेटरी पॉलिसी के ये तो छोटे से अपडेट, उसके अलावा आगे पीछे और कितना हुआ, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, बहुत कुछ देखना है। दैट वी विल स्टडी ऑन थर्सडे रात 9 बजे, जिसकी वो सब रजिस्ट्रेशन लिंक और वो सब दिया है नीचे, और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। इसके अलावा एक और भी मुद्दा है, कल कुछ इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा थी कि ये न्यू की जगह ओल्ड पेंशन सिस्टम लाएंगे, ये कहना क्या चाहता है। ये तो साल 2004 में मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई ये नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। वो ऐसा बोलता है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है उनके बेसिक पे का 14% कटेगा, सरकार अपने पॉकेट से 14% देगी, तो 28% जाएगा पैसा एनपीएस में। उसके अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, और वो लोग वो सारा पैसा कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। अब उसमें क्या मार्केट में सिचुएशन है उस हिसाब से पैसा कमाएंगे, कि शेयर्स में डिविडेंड मिले या शेयर का प्राइस बढ़ जाए और आप बेच के निकल जाएं तो प्रॉफिट हो जाए। कॉर्पोरेट बॉन्ड में कंपनी वाले प्रॉफिट, उसको जो हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ब्याज देते रहे आपको। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी सरकार ब्याज देती रहे, लेकिन उसका ब्याज कॉर्पोरेट बॉन्ड के सामने थोड़ा कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क कम होता है दिवालियेपन डिफॉल्ट का, तो वो ब्याज भी कम देते हैं। तो अब ये सब में कितना परफॉर्मेंस आ रहा है उस हिसाब से आपको रिटायर होने पर पेंशन मिलेगा। तो पहले क्या था, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में ओल्ड पेंशन स्कीम थी, कि जहाँ पर सरकार आपको सीधा पेंशन दे देती गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि रिटायर होने से पहले आपकी लास्ट मंथ में क्या सैलरी थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो उसका 50% निकालो, 50,000 रुपये, उतना सरकार आपको हर महीने पेंशन देगी। फर्क नहीं पड़ता कि ये शेयर बाजार में क्या अप डाउन हुआ। लेकिन ये 2004 से जो नेशनल पेंशन स्कीम आई, जिसको आगे नाम बदल के बोला नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, उसमें सरकार आपको पेंशन नहीं दे रही है। सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी ये सब में इन्वेस्ट करवाएगी, और डिपेंड करता है शेयर बाजार में क्या अप डाउन है, उस हिसाब से आप कमाएंगे। तो इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चिंता क्या होती है कि ये आईएलएफएस के बॉन्ड और ये सब जोमेटो कंपनी के शेयर में पैसा डालो, 135 का था अभी गिर के 85 हो गया, तो मुझे तो बेस्ट पेंशन मिलेगा नहीं, हमको तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए कि जहाँ पर सीधा ही सरकार हमको पेंशन दे दे। ऐसा होगा क्या? यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में 2019 में बोल दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत सारा पैसा देना होगा, तो फिर गरीब कल्याण के लिए जो स्कीम्स चलानी है वो सब हम चला नहीं पाएंगे। यानी सरकारी कर्मचारी की ये पेंशन की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती, वो एनपीएस वाला सिस्टम ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू रिवर्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये तो पुराना मामला है, अभी नया क्या चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में करीब 10-12 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है ऊपर भी चलती है यूनियन गवर्नमेंट में भी और नीचे स्टेट गवर्नमेंट में भी चलती है। तो वो सब लोगों के वोट्स बटोरने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है कि हम लोग अगर सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ऐसा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बोल रही। हो सकता है क्या? एक्सपर्ट्स का, क्रिटिक्स का ये कहना नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ये वाली सिस्टम में शिफ्ट करना हो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का पैसा एनपीएस में से हटा के पुराने में जाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट तो मैंने आपको बताया 2019 में लोकसभा में बोल दिया हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब कल्याण के लिए पैसा कम रह जाएगा। दूसरा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो एम्प्लॉयज़ है उसके सैलरी का करीब 20,000 करोड़ तो ऑलरेडी शेयर बाजार में, बॉन्ड बाजार में इन्वेस्ट हो चुका है। तो अभी आप अचानक से निकालो तो नुकसान हो जाए। ये ऐसी बात है कि सपोज इन्फोसिस या टीसीएस के शेयर्स खरीदे हो 1500 रुपये में, अभी गिर के 1400 रुपये हो गया, तो आप निकाले तो नुकसान हो जाए। तो आपने रुकना होगा कि 2 साल 3 साल बाद जब वो वापस सपोज 2,000 रुपये हो जाए तब निकालो तो प्रॉफिट हो, लेकिन तो बीच में निकाल नहीं सकते। उसी तरह 5 साल 10 साल के कुछ बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया हो कि जहाँ हर साल ब्याज मिलने वाला है, आप प्री मैच्योरली एग्जिट करो तो आपको मिलेगा नहीं वो। और तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऐसा करे भी तो पुराना चलाने के लिए तो अपने पॉकेट से पैसा देना होगा, तो उतना पैसा तो है नहीं वगैरह। सो दिस इज़ वन पार्ट कि जहाँ पर हमने इकोनॉमी के अपडेट्स देखे। ये वीडियो का करीब अभी 49 मिनट्स हो ही गया है। इसके बाद का मुद्दा था कि इसके अलावा चीज़ें क्या क्या थी करंट अफेयर्स में। अब इसके अलावा जो चीज़ें थी उसमें पॉलिटी और एथिक्स वगैरह के कुछ छोटे मोटे समाचार थे। तो मैं ये करता हूँ कि ये वीडियो इधर रखता हूँ, पॉलिटी एथिक्स के जो समाचार हैं वो कल मैं जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसके साथ जोड़ दूंगा, ताकि एक ही दिन में आपको ज़्यादा लोड नहीं हो जाएगी इतना सब पढ़ना है। तो आज मैं जो टेक्स्ट नोट्स अपनी टेलीग्राम चैनल munal.org पे अपलोड करूँगा वो ये मॉनेटरी पॉलिसी और एनपीएस तक की बाकी सब चीज़ें जो बच गई वो कल करंट अफेयर्स में साथ में दे देंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम। सी यू टुमारो।